गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिश कुमार सिंह फ्रॉम एपेक्स आर्ट्स एकेडमी। बच्चे, हम लोग चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने वीडियोस में। इस वीडियो में उसी चैप्टर का सेकंड कंटेंट जो हम लोग देखेंगे वो होगा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस में बताया ये गया है कि 1950 से लेकर के 1990 तक वाले जो हम लोगों ने प्लान को देखा, उस प्लान में हम लोगों ने ऐसा पाया कि हमारे जितने भी स्ट्रेटजी रहे उसे फ्रूटफुल करना था, उसे सक्सेस करना था। तो उसको सक्सेस करने के लिए हम लोगों ने कुछ फोकस किया इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, और उस इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करने के लिए हम लोगों ने कुछ बातों को रखा। भाई क्या है, जरा इसको देखेंगे। कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस में कह रहा है कि नंबर 1 इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। कहा जा रहा है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस की जो पॉलिसीज थी वो इसलिए तैयार की गई थी ताकि हम लोग बड़े पैमाने पे इंपोर्ट होने वाले जो व्यवस्थाएं थी भारत में उस पर रोक लगा सके और हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो दैट्स वाई सबसे पहले वाले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस में बताया गया है कि पॉलिसीज एम टू रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्टेड गुड्स एंड इंकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शंस, ताकि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। और जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्थाएं थी जिसमें इंपोर्ट की संख्या ज्यादा थी और एक्सपोर्ट की संख्या कम, तो अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट को रोकेंगे और हमारा जो डोमेस्टिक हैम्परिंग हुआ था उस डोमेस्टिक हैम्परिंग को हम लोग तंदुरुस्त करेंगे, सही करने की कोशिश करेंगे, बूस्टअप करेंगे, बिल्डअप करेंगे। और फॉर दैट यहां पे हम लोगों ने डोमेस्टिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ऐसा पहला प्रोसेस यूज किया। नंबर 2 प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, यानी प्रोटेक्शन करने के रिगार्डिंग कैसे हम लोग अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर दैट हाई टैरिफ्स एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हमारे यहां व्यवस्था में, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली व्यवस्था में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस वाली पॉलिसीज में बड़े पैमाने पे टैरिफ्स को बढ़ा दिए गए और अदर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए ताकि बाहर से हमारे यहां सामान ना आ सके और हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके, फिर से उसको प्रमोट कर सके। नंबर 3 कहा जा रहा है कि लिमिटेड कंपटीशन कर दिया गया। लिमिटेड कंपटीशन कहने का मतलब है दिस लेड टू इनएफिशिएंसीज एंड लैक ऑफ इनोवेशंस इन द प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक मार्केट। अब क्या है भाई, तो हमारा जो इनोवेशन होगा, इनोवेशन पे अदर एक्सपेंसेस होंगे, जो हमारी इनएफिशिएंसी जो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हमें उस पर काम करने की जरूरत थी। इसको इनोवेटिव बनाने की जरूरत नहीं थी, नया कॉन्सेप्ट देने का जरूरत नहीं था, नया स्ट्रक्चर देने का जरूरत नहीं था, पहले उसको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर सही करना था। तो दैट्स वाई इस स्टेप को फॉलो अप किया गया। इसके बाद बताया गया है मिक्स्ड रिजल्ट्स। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में मिक्स्ड रिजल्ट क्या है भाई, तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया कि वाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन सॉ सम ग्रोथ, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें कि उसने कुछ ग्रोथ देखे, लेकिन बोलता है इट ऑल्सो क्रिएटेड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हुआ लेकिन हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी देखने के लिए इसके साथ मिले थे। और दैट्स वाई ऐसा बोला गया कि नहीं भैया इससे काम चलने वाला नहीं है, तो फॉर दैट इस पे हमें काम करना होगा। इस पे काम करने के लिए हमें इस व्यवस्था को सही करनी होगी, ये जो डिस्पैरिटीज है इसको फिनिश करना होगा, इसको खत्म करने की कोशिश करनी होगी। तो दैट्स वाई इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले प्रोसेस में ऐसे स्टेप लिए गए। देन आफ्टर कहा गया कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड द 1966 डिवैल्यूएशन, 1966 का जो ड्यूरेशन रहा वो क्या था भाई, जिसके कारण से हमारी व्यवस्था में डिक्रीजमेंट हुआ और किस तरह का इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने के लिए हमें मिले। तो इसमें सबसे पहला बोला गया
कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन में पहला जो पॉइंट बोला गया उसमें बताया ही गया कि 1965 इंडो पाक वार हुए। क्या हुए बच्चे? 1965 में इंडो पाक वार हुए। द वार स्ट्रेन्ड रिसोर्सेज एंड इंक्रीज इकोनॉमिक बर्डन्स। और आपको भी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जब एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ किसी भी तरह का कोई वार होता है तो हमारा पूरा का पूरा, हमारी जो गवर्नमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो इकोनॉमी है, पूरा उसका कंसंट्रेशन चला जाता है उस वार में। और दैट्स वाई इस वार की वजह से हमारे इकोनॉमिक बर्डन्स बढ़ने शुरू हो गए। इतना ही नहीं, इस वार की वजह से हमारा इकोनॉमी काफी डाउनफॉल वाले पोजीशन में चला गया, जो थोड़ा सा संभलने के कगार पे था, थोड़ा सा स्थिति में सुधार होने के जो चांसेस थे वो काफी डाउनफॉल में दिखने लगे। क्यों भाई? कि पूरा कंसंट्रेशन वार पे कंट्रोल करना, वार को टैकल करना, वार की स्थिति को संभालना, उस पर पूरा कंसंट्रेशन चला गया और दैट्स वाई हमारे इकोनॉमिक बर्डन्स बढ़ते चले गए। दूसरा उसी समय क्या मिला भाई? तो देखने के लिए मिला ड्राउट्स एंड फूड शॉर्टेजेस। कहा गया सेवर ड्राउट्स इन द 1960s लेड टू फूड शॉर्टेज। जो सूखा आया हमारे यहां एट द टाइम ऑफ 1960s में, उसने हमारे फूड शॉर्टेज क्रिएट किए और इसके साथ साथ एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ने शुरू हो गए। यानी हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं थी उसमें महंगाई दिखने लगी और उस महंगाई की वजह से एक तरफ फूड का शॉर्टेज, महंगाई की वजह से लोग पूरे तरीके से उसको फुलफिल नहीं कर पाते थे और जिसकी वजह से फिर से यहां इकोनॉमिक क्राइसिस बड़े पैमाने पे देखने के लिए मिला। देन आफ्टर 1966 में एक और सीन भी मिला। तो 1966 का क्या सीन है भाई? तो बोला गया कि 1966 डीवैल्यूएशंस किसके रिगार्डिंग भाई? तो कहा यह जा रहा है कि 1966 में द इंडियन रूपी वाज डीवैल्यूड टू इंप्रूव एक्सपोर्ट्स एंड कंपिटिटिवनेस एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। कहा गया कि 1966 में डिवैल्यूएशन किया गया जिसमें इंडियन रुपीज को क्या किया गया भाई? डिवैल्यूट किया गया ताकि एक्सपोर्ट कंपिटिटिवनेस को इंप्रूव कर सके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ग्रांट कर सके। जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगा तो कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल जनरेट की व्यवस्थाएं होंगी, कैपिटल इंक्रीज करेगा और कैपिटल जब इंक्रीज करेगा तो फिर से हमारी व्यवस्था सही होने के चांसेस बनते हैं। देन आफ्टर, अब इसके बाद कहा गया है कि द इमरजेंसी एंड इंदिरा गांधी पॉलिसीज, उसी दौर में 1950 से लेकर के 1990 तक की व्यवस्था में एक तरफ हमारे यहां इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बातें हो रही थी, एक तरफ हमारे यहां इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के क्राइटेरिया को फॉलो किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ तरह तरह की घटनाओं को यहां पे कोरिलेट करने की व्यवस्थाएं भी देखने के लिए मिली हमें। यहां पे कहा गया कि द इमरजेंसी एंड इंदिरा गांधी पॉलिसीज, उस समय इमरजेंसी की भी बातें हुई और इंदिरा गांधी की कुछ पॉलिसी थी, कांग्रेस की सरकार थी व्यवस्था में। तो कहा गया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत 1975 से 1977 तक, 1975 से 1977 तक कहा गया कि अ पीरियड ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल इम्पोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। मतलब 1975 से 1976 तक ऑथोरिटेरियन रूल्स की व्यवस्था लागू कर दी गई पूरे भारतवर्ष में और वो भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। दूसरा कहा गया कि दूसरा क्या था भाई व्यवस्था? नेशनलाइजेशन की बातें कही गई। फर्दर नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब जैसा कि पिछले कंटेंट में भी आपने देखा था, नेशनलाइजेशन रिगार्डिंग द बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और अदर इंडस्ट्रीज। तो यहां पे भी नेशनलाइजेशन की व्यवस्था की गई इंदिरा गांधी के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग। नंबर 3 में बोला जा रहा है, नंबर 3 में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए गए। नंबर 3 में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए गए ताकि हमारे भारत में जो गरीबों की स्थिति थी, जो गरीबी उत्पन्न हुए थे बिफोर 1947, उस स्थिति को संभाला जा सके, उसको सही किया जा सके, जो इनइक्वालिटीज थे उसे इक्वालिटीज में कन्वर्जन किए जा सके। तो फॉर दैट efforts to address poverty and unemployment through a schemes like the minimum needs program, इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया ये मिनिमम नीड्स प्रोग्राम क्या था भाई? ये इसलिए प्रोग्राम चलाए गए थे कि जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो नीडी थे,
जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, उनको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने का काम हो और उनकी गरीबी में सुधार लाया जाए, और उनका जो मिनिमम नीड है वो मिनिमम नीड, जैसे मिनिमम नीड के तौर पे हम लोग बात करते हैं, बेसिक तौर पे हम लोग बोलते हैं फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान मिनिमम नीड के तौर पे जाना जाता था। धीरे धीरे ये नीड बढ़ते चले गए क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन होता नहीं। मतलब फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी शामिल किया गया। इतना ही नहीं, एजुकेशन और हेल्थ के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया गया। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसको एनहेंस करने की कोशिश की, और हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उस समय की बात है जब इंदिरा गांधी जी ने इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया, और ताकि हम अपने यहाँ से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके और पॉवर्टी को रिमूव कर सके। उसके बाद कुछ इनकी जो पॉलिसीज रही, नंबर 4 वो पॉलिसीज रही कंट्रोवर्शियल, जिसपे वाद विवाद चलता रहा। तो कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज में बताया गया कि द इमरजेंसी सॉ रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल डिसेंट। इमरजेंसी जो था इसका कंट्रोवर्शियल इसलिए रहा क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि, और मानना भी क्या, सही भी बातें थी, कि इमरजेंसी जो थी, सरकार अपनी व्यवस्था में थी और अपने पावर का मिसयूज करता हुआ देखा गया। इस इमरजेंसी के दौरान में रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए देखे गए, जहां नहीं लगने चाहिए थे वहां लगे, और जैसा कि बोला जा रहा है कि सिविल लिबर्टीज पे रिस्ट्रिक्शंस दिखे और पॉलिटिकल डिसेंट्स दिखे। तो इस पे जो रिस्ट्रिक्शंस दिखा, पॉलिटिकल डिसेंट्स या सिविल लिबर्टीज, इन पे जो रिस्ट्रिक्शंस दिखे, उसमें बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी थे जो अननेसेसरी थे, लगाने नहीं चाहिए थे, लेकिन लगा, यानी अपनी पावर का मिसयूज भी किया गया। उस समय की बातें कुछ और भी बताई जाएंगी कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने अपनी पार्टी में रह रहे कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता थे जो पावर में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पावर का भी इस्तेमाल किया। उस इमरजेंसी का कंट्रोवर्शियल पॉइंट वो भी रहा कि उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया और जिससे उस कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हुई। तो इस पे चर्चाएं हुई प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा लाए गए कुछ पॉलिसीज के रिगार्डिंग। इसके बाद बताया जा रहा है टर्म जो है वो लिबरलाइजेशन की है। टर्म किस चीज है बाबू? लिबरलाइजेशन एंड द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन की बातें और 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात। देखिए, जैसा कि यहां पे कंटेंट में आपने जाना, आपको जो कंटेंट में इंफॉर्मेशन दिया गया कि वो कंटेंट का इंफॉर्मेशन था बाबू 1950 से लेकर के 1990 तक। ये जो दौर रहा, हमारे यहां पॉलिसीज बने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग, और 1990 तक जो पॉलिसी बने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, वो बना तो सही, लेकिन ये फ्रूटफुल नहीं रहा। फ्रूटफुल इसलिए नहीं रहा क्योंकि एक सीन में अभी आपने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ वार हो गए, दूसरे सीन में चाइना के साथ 2 बार वार हो गए। तो ये जो सीन, जो बार बार जो वार क्रिएट हो रहे थे टिल 1950 से लेकर के 1990 तक वाले ड्यूरेशन में, तो उसकी वजह से हमारा जो 5 इयर्स प्लान का जो एजेंडा था, वो एक प्लान का एजेंडा 3 इयर्स में रह गया, दूसरा प्लान का एक एजेंडा 2 इयर्स में रह गया, और एक प्लान का एजेंडा 1 ईयर में रह गया। मतलब वो था 5 इयर्स का, लेकिन वार की वजह से वो 3 ईयर में एक सिमट गया, एक 2 इयर्स में सिमट गया, और एक 1 ईयर में सिमट गया। ऐसा इसलिए सिमटा क्योंकि फुल्ली जो कंसंट्रेशन थी हमारी सरकार की, वो पूरा का पूरा वार पे चला गया। और दैट्स वाई ऐसा देखने के लिए मिला कि यहां पे जो व्यवस्थाएं रही वो सही नहीं रही। क्यों नहीं रही भाई? तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1919 के बाद, 1990 के बाद जो प्लान अपनाए गए, जो प्लान फॉलो अप किए गए, वो जैसे पिछले सेक्शन में देखा कि अभी जस्ट कि वो फ्रूटफुल नहीं रहा। तो बाबू फ्रूटफुल नहीं रहा तो उसको बनाना क्या था? उस प्लान को फ्रूटफुल बनाना था, और उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसीज में चेंजेस लाए। तो उस चेंजेस में एक जो टर्म है वो है लिबरलाइजेशन का, एंड द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी 1990 के बाद जो रिफॉर्म्स हुए उसकी चर्चाएं यहां पे की गई। तो उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। कह रहा है कि लिबरलाइजेशन क्या है भाई? तो लिबरलाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके माध्यम से गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर, हमारे ट्रेड के ऊपर, हमारी व्यवस्था के ऊपर
लगे हुए अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस, अननेसेसरी बैरियर्स, हैवी टैक्सेस को रिड्यूस करने का काम किया इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। मतलब लिबरलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया रही, एक ऐसे पॉलिसी रही जिसके माध्यम से गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर लगे हुए रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, हैवी टैक्सेस, अननेसेसरी बैरियर्स को रिड्यूस करने का काम किया, और दैट्स वाई यहां लिबरलाइज की कोशिश की गई, लिबरलाइज की व्यवस्था लाई गई। एक ऐसी प्रोसेस के माध्यम से हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सुधारने की कोशिश की गई, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे काम किया गया। और उसके लिए कहा गया कि 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस जो देखने के लिए मिला था, कहा गया है कि सेवर इकोनॉमिक क्राइसिस फोर्स्ड इंडिया टू अडॉप्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज। जो क्राइसिस देखने के लिए हमें अब तक मिला था, वो हमें फोर्स कर रहा था कि भैया अब इस क्राइसिस से निकलना होगा, और निकलने के लिए हमें ये पॉलिसीज को अपनाना होगा, जिसमें हमारे ऊपर जब बैरियर्स हटेंगे, हमारे ऊपर हैवी टैक्सेस के बर्डन रिड्यूस होंगे, तो जाकर के हम अपने आप को और भी ओपन कर पाएंगे, अपने लिए एस्टैब्लिशमेंट की बातें सोचेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बातें सोचेंगे, और देन आफ्टर हम उस पर फोकस कर पाएंगे। दूसरा बोला गया है कि प्राइवेटाइजेशन की बातें कही गई। कहा गया कि ओपनिंग अप की इंडस्ट्रीज टू अ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशंस, प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेशंस का इन्वॉल्वमेंट किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट थी, जिसको हम लोग पब्लिक सेक्टर के नाम से जान रहे थे, ये जो पब्लिक सेक्टर वाली जो व्यवस्थाएं थी, इन्हें और भी ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता थी, और भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की आवश्यकता थी, जिससे हमारे भारत की उस आबादी को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनका इकोनॉमी जनरेट हो सके। तो फॉर दैट केवल गवर्नमेंट के फेवर से, केवल गवर्नमेंट के काम से, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल सपोर्ट से कुछ होने जाने वाला नहीं था। तो रिफॉर्म्स की बातें अगर सोच रहे हैं तो इस तरह की पॉलिसी आपको लानी पड़ेगी। क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा देखा गया था कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रियां थी, उनके पास ऐसी पॉलिसियां थी, और इनकी वजह से वो डेवलप्ड कंट्रियां अपने यहां अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को फ्रूटफुल बनाने में, सफल बनाने में काफी कामयाब रही। तो दैट्स वाई इंडिया ने भी इसे अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने के बाद इसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो प्राइवेट वाले आएंगे तो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होगा, और कैपिटल का जब कंट्रीब्यूशन होगा तो हैवी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट के बारे में सोचा जाएगा, वो होगा भी। और जब हैवी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट होंगे तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, और जैसे ही इंप्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, इनकम भी अपने आप क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बोला गया है डीरेगुलेशंस की बात है। किसकी बात है बाबू? डीरेगुलेशंस। यानी डीरेगुलेशंस क्या है भाई? तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें साफ तौर पे कह रहा है कि रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस टू इनकरेज कंपटीशंस। मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल को रिड्यूस किया जाएगा, उनके रेगुलेशंस को कम किया जाएंगे, ताकि क्या हो सके? हमारा कंपटीशन इनकरेज हो सके, वो इंप्रूव हो सके, और हम लोग अपने लेवल पे इंडिया में जब हम अपने आप को कंपिटिटिव नेचर में लाएंगे तो हम अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और इंप्रूव जब करेंगे तो हमारे इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में हमें काफी मदद मिलेगी। पहला 1991 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई। यहां बताया गया कि द सेवर इकोनॉमिक क्राइसिस फोर्स्ड इंडिया टू अडॉप्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज। कब? 1991 में। कब बाबू? 1991 में। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने बताया 1990 तक हमारे यहां पॉलिसीज तो अपनाए जा रहे थे, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं रहा। पॉलिसीज तो हो रहे थे, तो पास्ट में भी हम लोगों ने इकोनॉमिक क्राइसिस को झेला, टिल 1990 भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट में इकोनॉमिक क्राइसिस को झेला। देन आफ्टर हमें 1991 में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कुछ ऐसी पॉलिसी जो हमारी स्थिति को सुधार कर सके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला सके। तो उसी के साथ यहां पे भी बोल रहा है कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, एक्सेसिव कंट्रोल, उसे रिड्यूस कर दिया जाए, ताकि हम अपने लेवल पे कंपटीशन को बढ़ा करके अपने लेवल पे अपनी स्थिति को सुधार कर सके। देखिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल और रेगुलेशंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कभी कभी अननेसेसरी भी इंटरप्शन करती है, अननेसेसरी भी इंटरफेयर करेगी, और वही अननेसेसरी इंटरफेरेंस से बचने के लिए इस व्यवस्था को रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो होगा आपका ग्लोबलाइजेशन।
तो ग्लोबलाइजेशन के टर्म में बताया यह जा रहा है कि इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसा कि अभी आपने देखा कि इंपोर्ट को कम किया गया, तो इंपोर्ट को कम किया गया ताकि हम अपने डोमेस्टिक व्यवस्था को सही कर सके। अब जब हमारा डोमेस्टिक व्यवस्था सही हो गया तो अब हमें क्या जरूरत है भाई, जब हमारा डोमेस्टिक व्यवस्था सही हो गया तो अब हमें करने की जरूरत है इसी चीज को ग्लोबलाइज। जब हम डोमेस्टिक अरेंजमेंट कर चुके हैं तो अब हम इंटरनेशनल अरेंजमेंट करेंगे। कैसे भाई, तो अब हम इंपोर्ट की बातें नहीं, हम अपने एक्सपोर्ट की मैक्सिमम बातों को करेंगे अदर कंट्रीज में। तो ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब है कि जब हमारी व्यवस्था अच्छी हो जाए तो ग्लोबलाइजेशन इज दैट प्रोसेस अंडर विच द बिजनेस इंटरप्राइज और अ फर्म और अ इंडस्ट्री कैन एस्टैब्लिश देयर ब्रांचेस इन अदर कंट्रीज फॉर द स्मूथ रिमूवल ऑफ देयर गुड्स और सर्विसेज। तो कहता है कि अब ये डोमेस्टिक जैसे ही सही हो गया तो इसमें हमें करना क्या है कि हम अपनी व्यवस्था को सही करेंगे, मेन ब्रांच अपनी कंट्री में रखेंगे, हम इसके जो बाकी जो सब्स्टिट्यूट्स ब्रांच होंगे वो अदर कंट्रीज में डाल देंगे। हो गया चाइना, हो गया अमेरिका, हो गया इधर पाकिस्तान, हो गया रशिया, हो गया जहां भी मन करे उस कंट्री में अपने ब्रांचेस डालेंगे। अब इससे क्या होगा भाई, जब हमारे ब्रांचेस अदर कंट्रीज में होंगे तो हमारे लिए ट्रेड स्मूथ हो जाएगा, यानी हमारा आउटपुट काफी ज्यादा होने लगेगा, और जैसे ही आउटपुट ज्यादा होगा तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी अपने आप बूस्टअप होनी शुरू हो जाएगी। तो फॉर दैट अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए हमने एक पॉलिसी अपनाई ताकि हम अपने ट्रेड को इंक्रीज कर सके, हम अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सके, और ग्लोबलाइजेशन होगा तो अदर कंट्री के भी ब्रांचेस हमारे कंट्री में आएंगे, और उससे क्या होगा भाई कि हम उनके गुड्स को एंजॉय कर पाएंगे, वो हमारे गुड्स को एंजॉय कर पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारी वस्तुओं के बारे में, हमारी सेवाओं के बारे में अदर कंट्रीज को इंफॉर्मेशन जाएगा, और देन आफ्टर हमारा इकोनॉमी अपने आप बूस्टअप होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के तीनों टर्मों को अगर आपने देखा है तो ये तीन जो टर्म थे ये एक ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसके माध्यम से हम अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अंजाम दे सके, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अंजाम देने के लिए आफ्टर 1990 हमारे लीडर्स ने, हमारे प्राइवेट सेक्टर्स ने काफी मिलकर के काम किया, और हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया भी। नो डाउट कि हमने नहीं किया, हमने इसके माध्यम से, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का हो, चाहे वो लिबरलाइजेशन का पार्ट हो, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। और अगर आज की बात करें तो आज हम अपनी स्थिति में काफी सुधार पा चुके हैं, और कई ऐसी कंट्रियों को हम लोग कंपीट करने जा रहे हैं। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस कदर हो चुका है कि हमने खुद का सेल्फ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इस व्यवस्था के तहत बना लिया है, इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग बना लिया है कि अदर कंट्रीज हमारे यहाँ के गुड्स और सर्विसेज के डिमांड मोर एंड मोर कर रहे हैं, जिससे हमारा और भी इकोनॉमी बूस्टअप हो रहा है, इकोनॉमी इंक्रीज हो रहा है। तो 1950 से लेकर के 1990 वाला ये कॉन्सेप्ट था, और 1990 के बाद में जो ये पॉलिसीज लाए गए, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन की बातें करें, तो उसमें इसलिए लाए गए ताकि 1990 के बाद हम इसको चेंज कर सके, इंक्रीज कर सके, अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कर सके, और इसी को इंक्रीज करने के साथ साथ हम अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करेंगे। और इसके बाद के जो कंटेंट अगर होंगे तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू।